नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्रीट। क्या तिरुपति बालाजी मंदिर में ही देश का सबसे बड़ा खजाना है या पुरी के जगन्नाथ मंदिर का खजाना उससे भी बड़ा है? इस सवाल का हल तो खजाने की गिनती के बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन बीजेपी सरकार में जगन्नाथ मंदिर के खजाने के दरवाजे फिर 46 साल बाद खोले गए। खजाने को खोले जाने की प्रक्रिया 14 जुलाई से ही शुरू हुई, जब बाहरी रत्नगृह को खोला गया और 18 जुलाई को भीतरी रत्नगृह का दरवाजा भी खोला गया। अभी खजाने में कितने रत्न और सोना चांदी है इसका पता तो बाद में चलेगा, लेकिन फिलहाल खजाने को रत्नगृह की मरम्मत के लिए शिफ्ट किया गया और जब इसे वापस रत्नगृह में रखा जाएगा तब इसकी इन्वेंट्री की जाएगी कि कितना सोना है, कितना चांदी। देखिए हमारी खास पेशकश, तिलिस्मी खजाना, कितना बड़ा है जगन्नाथ मंदिर का खजाना। कितना बड़ा है जगन्नाथ मंदिर का खजाना। छियालीस साल पहले खोला गया था खजाना। छियालीस साल में खजाने में कितनी हुई वृद्धि? इन सवालों जैसे कई सवाल पिछले 4-5 दिनों से देश की जनता के दिमाग में कौंध रहे हैं, क्योंकि ओडिशा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार गुरुवार 18 जुलाई को एक बार फिर से खोला गया है। पिछले साल अगस्त में जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन समिति ने राज्य सरकार से सिफारिश की थी कि रत्न भंडार 2024 की वार्षिक रथ यात्रा के दौरान खोला जाए, जिसके बाद रविवार 14 जुलाई को जगन्नाथ मंदिर का आउटर रत्न भंडार खोला गया था और आउटर रत्न भंडार का सामान लकड़ी के 6 बक्सों में शिफ्ट किया गया था। रत्न भंडार के पर्यवेक्षक कमेटी के अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश विश्वनाथ रथ की निगरानी में इनर रत्न भंडार के कीमती सामानों को शिफ्ट किया जा रहा है, जिसके बाद इस रत्न भंडार की रिपेयरिंग कराई जाएगी। The ornaments and valuables which have been stored in the inner Ratna Bhandara will be shifted to the temporary makeshift strong room, which is just next door to the Ratna Bhandara itself and which has been securely protected by special strong room door. And the process is beginning now, and all the valuables, we hope that by this evening it will be shifted to the temporary Ratna Bhandar, inner Ratna Bhandar. आपको बता दें कि 14 जुलाई को आउटर रत्न भंडार का सामान 6 बक्सों में शिफ्ट करके सील कर दिया गया था। 14 जुलाई को सुबह 8 बजे मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहनों के सामने प्रार्थना करने के बाद सुबह 9 बजे पर्यवेक्षक कमेटी ने प्रवेश किया और करीब 10 बजे आउटर रत्न भंडार को खोला गया था। इस दौरान भंडार गृह में सरकार के प्रतिनिधि, पीएसआई के अधिकारी, श्री गजपति महाराज के प्रतिनिधि और 4 सेवादारों समेत कुल 11 लोग मौजूद थे। मंदिर में केवल अधिकृत व्यक्तियों को पारंपरिक पोशाक के साथ रत्न भंडार में प्रवेश करने की अनुमति थी। मंदिर में प्रवेश से पहले पर्यवेक्षक कमेटी के अध्यक्ष और उड़ीसा हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस विश्वनाथ रथ ने भगवान जगन्नाथ से खजाने के भीतरी कक्ष में रखे सभी कीमती सामान को आसानी से बाहर निकालने का आशीर्वाद मांगा था। अब 18 जुलाई को इनर रत्न भंडार की शिफ्टिंग एसओपी के मुताबिक की जा रही है। आज का प्रक्रिया यही है कि जो सरकार की तरफ से मार्गदर्शिका जारी की गई है, तो आज का कार्य यही है कि जो भी हमारा भीतर रत्न भंडार में जो भी आभूषण है, जो भी वैल्यूबल्स है, उसको सरकार के द्वारा धार्य किए गए एसओपी के तहत जो अस्थायी रत्न भंडार है उसके अंदर स्थानांतरित किया जाएगा। जस्टिस रथ के मुताबिक पुरी के जिला कलेक्टर ने जो चाबियां दी थी उनसे आंतरिक भंडार का कोई भी ताला नहीं खुला था, इसलिए टीम ताले काटकर इनर भंडार के अंदर पहुंची थी और भंडार में नए ताले लगाए गए थे और तय किया गया था कि आंतरिक रत्न भंडार की शिफ्टिंग का काम 18 जुलाई को होगा। पर्यवेक्षक के मुताबिक इनर रत्न भंडार के सामान की शिफ्टिंग का काम गुरुवार की शाम बहुड़ा यात्रा और सुनावेशा के बाद किया जाना तय हुआ। इसके बाद रत्न भंडार को मरम्मत के लिए एएसआई को सौंप दिया जाएगा, क्योंकि कई दशकों से इसकी मरम्मत का काम नहीं हो सका है।
After the total clearance of both the outer and the inner Ratna Bhandar, the premises will be handed over to the Archaeological Survey of India to carry out complete repair and conservation work, because to our knowledge we have not carried out repair work of the Ratna Bhandara since many decades. So this is very much necessary. There are substantial repairs that are required as per the ASI. So they will take their time. पहले ये अफवाह उड़ रही थी कि आउटर रत्न भंडार में सांप खजाने की रक्षा कर रहा था। रत्न भंडार खुलने के बाद समिति के सदस्य जब वापस आए तो उन्होंने कहा कि खजाने के अंदर कोई सांप नहीं है। हालांकि टीम ने इससे पहले ही तैयारी कर ली थी और सपेरे भी बुला रखे थे। ये रत्न भंडार आखिरी बार 46 साल पहले 1978 में खोला गया था। तब 2018 में हाई कोर्ट के निर्देश पर रत्न भंडार को खोलने की कोशिश हुई थी, लेकिन उस वक्त इसकी चाबियां नहीं मिल सकी थी। उस वक्त बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाकर चुनाव में उछाला था और बीजेपी की सरकार बनते ही खजाने खुलवाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। जब खजाने की गिनती होगी तब पता चलेगा कि पिछली बार से इस बार में खजाने में कितनी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन पहले ये भी जान लीजिए कि इससे पहले खजाने में कितना सोना चांदी मौजूद है। 2018 में विधानसभा में बताया गया था कि रत्न भंडार में 12,831 भरी से ज्यादा सोने के जेवर हैं, जिसमें कीमती पत्थर लगे हुए हैं। साथ ही 22,153 भरी चांदी के बर्तन और दूसरे सामान हैं। आपको बता दें कि एक भरी के मायने करीब 11.66 ग्राम होते हैं। इस तरह आंतरिक रत्न भंडार में 50.6 किलोग्राम सोना और 134.50 किलोग्राम चांदी रखी है, जिसका कि कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। वहीं बाहरी रत्न भंडार में 94.320 किलो सोना और 19.480 किलो चांदी है, जिसे त्योहार पर निकाल कर इस्तेमाल किया जाता है। और वर्तमान रत्न भंडार में 3.48 किलो सोना और 30.350 किलो चांदी है, जो अनुष्ठान में इस्तेमाल की जाती है। लेकिन अब मंदिर में खजाने में कितनी वृद्धि हुई, ये तो गिनती के बाद ही पता चल सकेगा, जिसके लिए ज्वेलर्स और आरबीआई की मदद ली जाएगी। Thereafter, all the jewelries, valuables from both the bhandaras, which have been temporarily kept in the strong room outside next to the Ratna Bhandara, will be shifted back to the original place, and the inventory process will begin. We will take the help of the eminent jewelers. We have requested the Reserve Bank of India also to send their representative for this process. The government of Odisha has laid down standard operating procedure for this whole process. पर्यवेक्षक के मुताबिक बाहरी रत्न भंडार तो हर त्योहार पर खुलता है, लेकिन भीतरी रत्न भंडार नहीं खोला जाता है, जिसमें लकड़ी और स्टील की अलमारियां हैं। अब इन सामानों को स्टील की अलमारियों में रखा जाएगा। And I saw the original cupboards, wooden cupboards and steel cupboards, as well as the traditional wooden caskets, containers which are called as sinduka. All the items which are there. They are now beginning to open it, so as to shift the contents from the original containers to the Godrej almaras which have been bought now. आपको बता दें कि कब कब मंदिर का रत्न भंडार खोला गया। दस्तावेजों के मुताबिक 1905 में रत्न भंडार खोला गया था। उसके बाद 1926 में इसे खोला गया। फिर 1978 में 13 मई से 13 जुलाई के बीच इसकी लिस्टिंग हुई थी, जिसके मुताबिक 128 किलो सोना और 222 किलो चांदी होने की बात कही गई थी। इसके अलावा सोने चांदी की कई चीजों का आकलन नहीं किया गया था। 1985 में भीतरी भंडार खुलने का दावा किया गया था, लेकिन लिस्ट अपडेट नहीं की गई थी। फिर 2018 में इसे खोलने की कोशिश की गई, लेकिन चाबी ही नहीं मिल सकी। बलभद्र जी का और सुभद्रा माता का हम आशीर्वाद लेके मंदिर में प्रवेश किए और वहां से जाके माता लक्ष्मी का अनुमति लिए, जो कि घर की भंडारनी है। उसके बाद हमने माता विमला की अनुमति लिए। उसके बाद माता भुवनेश्वरी की अनुमति लिए। उसके बाद हम लोग ने हमारा जो परिधान लेना था, लगाना था शरीर में, वो परिधान नया परिधान रखे, उसके पहन के हम लोग फिर गए लोकनाथ जी के जो द्वारपाल है उनके अनुमति लिए और 9:51 बजे हमने मंदिर जो बाहर भंडार का खुलने का बंदोबस्त किया। चाबी खुल गया 9:51 को और हमारे जो हम निष्पत्ति लिए थे, सरकार का जो एसओपी आया है उसके हिसाब से उसको अनुपालन करते हुए भीतर भंडार खोल के
उसका एक एक अलमीरा हमने खोला। एक अलमीरा को 1 नंबर अलमीरा में शिफ्ट किया, 2 अलमीरा का 2 नंबर अलमीरा में शिफ्ट किया। हमने टोटल 4 अलमीरा, 3 संदूक वहाँ पे पाया। सबको हम खोल के एक एक करके एक एक अलमीरा में शिफ्ट किया। सब शिफ्टिंग कंप्लीट हो गया लगभग 5 बजे। उसके बाद हमने उसको जो अलमीरा सब हटा के उसका भी जो दीवाल है 3 तरफ का, वो दीवाल का भी हमने मुआयना लिया। हमको ऐसे कोई असंभव चीज का मालूम नहीं हुआ। दीवार जैसे है, थोड़ी बहुत फटा फुटा है। तो देखा आपने, अभी तो सिर्फ इन सोने चांदी के गहने, आभूषणों और रत्नों की शिफ्टिंग का ही काम चल रहा है ताकि ईएसआई रत्न भंडार की मरम्मत कर सके। इसके बाद फिर इन सभी की गणना की जाएगी, तब पता चल सकेगा कि मंदिर के खजाने में कितनी वृद्धि हुई है और जगन्नाथपुरी में लोगों की आस्था कितनी और पुख्ता हुई है। टीम न्यूज स्टेट। और देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाला क्रूज वाराणसी पहुंच चुका है। आज हम इस खास रिपोर्ट में इस क्रूज की खूबियों को बताने वाले हैं। ये क्रूज कोलकाता के कोच्चि शिपयार्ड से जलमार्ग के जरिए काशी पहुंचा। इस हाइड्रोजन क्रूज को रामनगर के टर्मिनल पर लाया गया, जो कई सुविधाओं से लैस है। ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाला देश का पहला क्रूज वाराणसी पहुंच चुका है। कोलकाता के कोच्चि शिपयार्ड से जलमार्ग के जरिए क्रूज नमो घाट पहुंचा। पर्यटन विभाग की निगरानी में इसे रामनगर मल्टी मॉडल टर्मिनल पर खड़ा किया गया। यहीं पर क्रूज की सजावट और लाइटिंग का काम जारी है। क्रूज जून के आखिरी हफ्ते में कोलकाता से चला था। रास्ते में कम पानी होने की वजह से उसे कई जगह रुकना पड़ा। फिलहाल प्राधिकरण की तरफ से रोज 1500 किलो गैस उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उत्पादन शुरू करने के लिए 2 कंपनियों से बातचीत हुई है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का प्रयास है कि हैंडओवर की पूरी प्रक्रिया होने के बाद 3 स्थायी हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किए जाए। क्रूज को मल्टी मॉडल टर्मिनल में खड़ा किया गया है। टर्मिनल पर ही अस्थायी प्लांट स्थापित करने की दिशा में काम भी जारी किया जा सकता है। यहां से सिलेंडर को भरकर हाइड्रोजन जलयान तक पहुंचाए जाएंगे और नदी में संचालन किया जाएगा। पर फिलहाल अभी 6 महीने तक ये ट्रायल होने वाला है और ट्रायल के बाद ये पूरी तरीके से निर्धारित होगा कि किस दिशा में इसे चलाया जाएगा और आगे किस तरीके से ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग करते हुए जो जलयान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम दिखाई देगी। निर्माण में करीब 10 करोड़ की लागत आई। क्रूज में करीब 50 यात्री बैठ सकते हैं। स्पीड करीब 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा। इस क्रूज का वजन करीब 20 टन है। लंबाई 28 मीटर और चौड़ाई 5.80 मीटर है। देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन क्रूज कैसे चलेगा और किस तरह काम करेगा और पूरा क्रूज अंदर से कैसे बना है, आइए हमारे साथ, हम आपको लेकर चल रहे हैं देश के पहले हाइड्रोजन क्रूज में और जानिए भविष्य के इस ईंधन से ये क्रूज कैसे चलेगा। दरअसल ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाला ये देश का पहला क्रूज है जो वाराणसी पहुंचा है। हालांकि अभी ये ट्रायल बोर्ड में है। 6 महीने तक इसका ट्रायल होना है। देखिए, जो ग्रीन हाइड्रोजन की बात की जा रही है वो दरअसल इसका पूरा प्लांट जो है वो इस तरफ लगा हुआ है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से ये प्लांट जो है आपने इंस्टॉल किया गया है। और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार कोच्चि शिपयार्ड से इसे 6 महीने के ट्रायल के तौर पर चलाया जाएगा। अपने स्तर से हाइड्रोजन गैस की व्यवस्था करेगा। ट्रायल पूरा होने के बाद जलयान को पर्यटक विभाग अपनी निगरानी में संचालित करेगा। किराया और रूट का निर्धारण अभी फिलहाल बाकी है। हाइड्रोजन से चलने वाला ये जलयान पूरी तरीके से सिर्फ एक ही इंजन पर आधारित नहीं है, बल्कि इसमें इलेक्ट्रिक इंजन से भी ये लैस है। क्योंकि अगर कभी हाइड्रोजन फ्यूल से ये नहीं चल पाया और हाइड्रोजन खत्म होने या कुछ खराबी आने पर विकल्प के रूप में इसमें इलेक्ट्रिक इंजन भी लगाया गया है। इस क्रूज में 50 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था है। इसके अलावा इस क्रूज में एसी है। हाइड्रोजन ऊर्जा से चलने वाला ये क्रूज देश का पहला क्रूज है जो बिना किसी प्रदूषण के गंगा में चलाया जाएगा। पर्यटन विभाग की निगरानी में इसका संचालन किया जाएगा।
कोचीन शिपयार्ड के द्वारा एक बहुत अच्छा कैटामैरान बनाया गया है, जो कि एक वेसल होती है, नाव होती है बड़ी और स्टीमर के रूप में होती है। वो हाइड्रोजन फ्यूल से पावर्ड है। ये देश में अपने आप का एक पहला एक्सपेरिमेंट है जब किसी जलयान को हाइड्रोजन पावर से चलाया जाएगा। वो रिवराइन बेसिकली नदियों के अंदर भी चल सकता है कि नहीं चल सकता है, और हाइड्रोजन फ्यूल कितना सफल होगा, इस बात की ट्रायल के लिए वो कैटामैरान वाराणसी भेजा गया है। आने वाले 6 महीने उसका ट्रायल कोचिंग शिपयार्ड के लोग ही करेंगे, और अगर ये सफल रहेगा तो उसके बाद इसका वाराणसी में ही प्रयोग होगा या अन्यत्र कहीं प्रयोग होगा, ये डिसाइड किया जाएगा। फिलहाल ये पूरी की पूरी तरह उनका इंटरनल इनलैंड वाटरवे का और कोचीन शिपयार्ड का हाइड्रोजन फ्यूल की सक्सेस को एस्टेब्लिश करने के लिए ट्रायल है। इसका प्रयोग वाराणसी में होगा या कहीं अन्य होगा, ये अभी बाद की बात है। वाराणसी पहुंचने के बाद देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन क्रूज को देखने और इसकी चर्चा लगातार हो रही है। वाराणसी में जो भी इसे देख रहा है वो इसे लेकर बहुत आकर्षित हो रहा है। सभी का मानना है कि ये एनर्जी का नया स्रोत ट्रायल के बाद काशी से एक नया अध्याय शुरू करेगा और ये मील का पत्थर भी साबित होगा। इसलिए हम सभी इसके लिए उत्साहित हैं। देखिए, जहाँ तक ग्रीन हाइड्रोजन की चर्चा इस समय देश ही नहीं पूरे दुनिया में हो रही है, और अगर इसकी शुरुआत काशी से होती है तो जाहिर सी बात है कि अगर ये प्रयोग, जैसा कि आप बता रहे हैं कि अभी 6 महीने के ट्रायल पर है, अगर 6 महीने के ट्रायल पे ये प्रयोग सक्सेस हो जाता है तो आगे चल के फ्यूचर में जो एनर्जी सेविंग की बात चल रही है, प्रदूषण कम करने की बात चल रही है, उस कदम में ये एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। अगर ये प्रयोग काशी से संभव है कि ये सफल हो गया तो फिर उसी आधार पर ये पूरे देश में लागू किया जा सकता है, और पूरे देश में जो एनर्जी सेविंग की बात चल रही है और प्रदूषण पर रोक की बात चल रही है, उस दिशा में ये काफी महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। एक तरीके से कह सकते हैं कि ये मील का पत्थर साबित हो सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी का सबसे साफ सोर्स है। इसे बनाने में पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उपयोग होता है। इलेक्ट्रोलाइजर रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करता है। इस प्रोसेस में इलेक्ट्रोलाइजर का उपयोग होता है। इससे चलने वाले वाहनों में न ध्वनि प्रदूषण होता है, जो वाहन इससे चलते हैं उनसे वायु प्रदूषण भी नहीं होता। ट्रांसपोर्ट, केमिकल्स, आयरन समेत कई जगहों पर इस्तेमाल। दरअसल दुनिया का सबसे पुराना जीवंत शहर बनारस में हर साल पर्यटकों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि रोजाना 2 लाख के करीब पर्यटक यहां आ जाते हैं, जहां पिछले साल 2023 में पर्यटकों की संख्या 11.5 करोड़ थी, जो इस साल 2024 जून के महीने में ही पहुंच गई है। और पर्यटन विभाग का दावा है कि इस बार ये आंकड़ा 22 करोड़ से भी ऊपर जाएगा। एक तरफ जहां बनारस में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है, तो वहीं इससे बाबा विश्वनाथ धाम की आमदनी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। जनवरी में 46 लाख से ज्यादा दर्शनार्थी पहुंचे और इससे करीब 5 करोड़ 29 लाख की आमदनी हुई। फरवरी में दर्शनार्थियों की संख्या घटी, लेकिन बाबा विश्वनाथ धाम को 6 करोड़ 90 लाख से ज्यादा की आमदनी हुई। मार्च में दर्शनार्थियों की संख्या 95 लाख से ज्यादा पहुंची और आमदनी 1 करोड़ 15 लाख से ज्यादा हुई। अप्रैल में करीब 49 लाख 88 हजार दर्शनार्थी पहुंचे और आमदनी 6 करोड़ 96 लाख से ज्यादा हुई। मई में दर्शनार्थियों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हुई और आंकड़ा 61 लाख 87 हजार पहुंचा, जिसमें 8 करोड़ से ज्यादा आमदनी हुई। अगर जून की बात की जाए तो बाबा के दर पर 48 लाख से ज्यादा दर्शनार्थी पहुंचे। इससे 9 करोड़ 39 लाख से ज्यादा आमदनी हुई। पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यहाँ ग्रीन हाइड्रोजन क्रूज चलाया जाएगा, जिससे पर्यटक यहाँ घूम सकते हैं, साथ ही क्रूज के जरिए उन जगहों पर भी पहुँच सके जहाँ उन्हें पहुँचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। काशी के बाद अयोध्या और मथुरा में भी इसे चलाने की योजना है। हालांकि इसका ट्रायल अभी काशी में ही हो रहा है। फिलहाल इसके लिए वाराणसी से चुनार और वाराणसी से हल्दिया तक का जो मार्ग है उसे प्रोजेक्ट किया जा सकता है, पर ये सारी चीजें तय होगी 6 महीने के ट्रायल के बाद। यानी कि हाइड्रोजन से चलने वाला ये जो क्रूज है अब 6 महीने के लिए वाराणसी में ट्रायल पर रहेगा और ट्रायल के बाद ही इसका रूट और इसके किराया और कब से ये यात्री क्रूज के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा इसे तय किया जाने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी। और दिल्ली में पर्यावरण संरक्षण के लिए तमाम सिविक एजेंसियां भरसक प्रयास कर